Today we will be discussing some examples of simple harmonic oscillation related to spring mass system. पहला एग्जाम्पल है इसमें मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू ए हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग। इसमें एक मासलेस स्प्रिंग है, वो हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रखी हुई है। इस स्प्रिंग का जो एक एंड है उस पर एम मास अटैच्ड है और जो दूसरा एंड है इस स्प्रिंग का उसको किसी रिजिड सपोर्ट से जोड़ा गया है, क्लैंप है। इसमें इस मास का एम मास है, उसकी क्या मोशन होगी, क्या ऑसिलेशंस होंगे इसके कारण स्प्रिंग में, वो हम डिस्कस करेंगे। जब इस एम मास को अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस किया जाता है किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी पर, माना कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो x है, तो इस डिस्प्लेसमेंट के कारण जो रेस्टोरिंग फोर्स लगेगा उसका मान होगा F इक्वल्स टू माइनस के एक्स, वेयर के इज स्प्रिंग कांस्टेंट। यदि इस डिस्प्लेसमेंट के कारण जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ उसकी वैल्यू d2x अपॉन dt स्क्वायर हो, तो हम इस इक्वेशन को इस तरह लिख सकते हैं m d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस के एक्स। इसको रीअरेंज करेंगे तो ये इक्वेशन मिल जाएगी। अब क्योंकि यहाँ पर ये ओमेगा स्क्वायर को बता रहा है, इसलिए इसका टाइम पीरियड हम निकालेंगे t इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा से। ओमेगा स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, तो टाइम पीरियड है इसका वो आ जाएगा t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k। दिस इज द केस for oscillation of mass m which is attached to a horizontal spring. Now second case is for motion of mass suspended from a vertical spring. पहले वाले केस में जो मास है वो हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग से अटैच्ड था। इस वाले केस में जो मास है वो वर्टिकली अटैच्ड है स्प्रिंग से। तो यहाँ पर ये स्प्रिंग है, कोई मास अटैच नहीं है, इसकी जो ओरिजिनल लेंथ है वो L है। जब इस पर एक मास अटैच किया जाता है तो इसमें एक्सटेंशन होगा, वो y0 होगा। अब इसको और डिस्प्लेस किया जाता है, यानी और इसको पुल किया जाता है, तो उसमें जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो y होगा। यानी यहाँ से टोटल जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो y प्लस y0 होगा, मास m सस्पेंड करने पर और इसको डिस्प्लेस करने पर, दोनों केस में। तो इसकी क्या मोशन होगी वो हम देखेंगे। इसमें यहाँ पर जो टेंसाइल फोर्स है, यानी इस मास को सस्पेंड करने पर टेंसाइल फोर्स है, उसकी वैल्यू F इक्वल्स टू माइनस के वाई नोट होगी, जो कि ऊपर की ओर लगेगा। और जब इस मास m को सस्पेंड करने पर एक इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन आ जाएगी, उस केस में टोटल एक्सेलरेशन है इस सिस्टम का, इस स्प्रिंग मास सिस्टम का, वो ज़ीरो हो जाएगा। मीन्स F प्लस एम जी इक्वल्स टू ज़ीरो। तो क्योंकि F इक्वल्स टू माइनस के वाई नोट है, तो हम इससे इक्वेशन फर्स्ट को प्राप्त कर लेंगे, K इक्वल्स टू एम जी अपॉन वाई नोट। अब यदि इस डिस्प्लेस्ड जो इस मास को डिस्प्लेस किया जाता है अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तब इस स्प्रिंग में जो डिस्प्लेसमेंट है वो y आता है, तो उसके कारण जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो F इक्वल्स टू माइनस के वाई प्लस वाई नोट है। यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है y प्लस वाई नोट है वो टोटल डिस्प्लेसमेंट है ड्यू टू मास एंड एक्सटेंशन। तो रिजल्टेंट रिस्टोरिंग फोर्स है वो ये आ जाएगा एम जी माइनस के इंटू वाई प्लस वाई नोट। यहाँ पर एम जी की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से पुट करेंगे तो एफ डैश इक्वल्स टू माइनस के वाई
और इसको हम एक्सलेशन की फॉर्म में रखेंगे इस फोर्स को, तो हमें इक्वेशन लास्ट वाली इक्वेशन मिल जाएगी। इससे हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। यहाँ पर k की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से पुट करेंगे, एम जी अपॉन वाई नॉट है, तो हमारे पास में टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट वाई नॉट अपॉन जी। ये सेकंड केस था। अब थर्ड केस को डिस्कस करेंगे। मोशन ऑफ मास सस्पेंडेड बाय 2 वर्टिकल एंड पैरेलल स्प्रिंग। यहाँ पर किसी रिजिड सपोर्ट्स, ये रिजिड सपोर्ट है, यहाँ से दो वर्टिकल और पैरेलल स्प्रिंग है उनको सस्पेंड किया गया है और इनसे एक सेम मास एम को लटकाया गया है, सस्पेंड किया गया है। इन दोनों स्प्रिंग का जो फोर्स कांस्टेंट है वो K1 K2 है रेस्पेक्टिवली। तो जब इनको डिस्प्लेस किया जाता है तो इनमें जो डिस्टेंस है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वल होता है, इसकी वैल्यू y है। इनमें फ्रिक्शन फोर्स अलग अलग होगा। तो इक्वेशन तो जो ये स्प्रिंग फर्स्ट है उसमें रिस्टोरिंग फोर्स होगा F1 इक्वल्स टू माइनस K1, और जो स्प्रिंग सेकेंड स्प्रिंग है उसमें रिस्टोरिंग फोर्स होगा F2 इक्वल्स टू माइनस K2y। यहाँ पर टोटल इसका हम देखें रिस्टोरिंग फोर्स तो वो हो जाएगा F इक्वल्स टू F1 प्लस F2 विच इज इक्वल्स टू माइनस K1 प्लस K2y। या फिर इसको इस तरह से लिख सकते हैं F इक्वल्स टू माइनस KY। यहाँ पर K1 प्लस K2 है, वो इस सिस्टम का इफ़ेक्टिव फोर्स कांस्टेंट है, दोनों स्प्रिंग का इफ़ेक्टिव फोर्स कांस्टेंट है। इसको हम इस F को एक्सलेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह लिख सकते हैं। और फाइनली हमारे पास में एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन की डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई है। यहाँ पर यह ओमेगा, यहाँ पर ओमेगा नोट है, ओमेगा नोट स्क्वायर है, उसकी वैल्यू K/m है, तो हम टाइम पीरियड यहाँ से निकाल सकते हैं t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k। और k की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर दो स्प्रिंग ली है तो k की वैल्यू K1 प्लस K2 है। यदि यहाँ पर दो से अधिक स्प्रिंग होती, जैसे इस फिगर के अंदर देखें, दी सपोज यहाँ पर दो से अधिक स्प्रिंग्स होती, एक स्प्रिंग यहाँ होती, एक स्प्रिंग यहाँ होती। इफ़ देर आर n नंबर ऑफ स्प्रिंग्स विद देयर फोर्स कांस्टेंट K1 K2 K3 and Kn, then the effective force constant of the system will be the sum of all force constant of individual springs, which means effective force constant will be K equals to K1 plus K2 plus K3 plus K4। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें टाइम पीरियड निकालते अगर उस सिस्टम का जिसमें n स्प्रिंग इस तरह कनेक्टेड हो, तो टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाती 2 पाई अपॉन अंडर रूट m अपॉन K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस Kn। दिस इज द केस for oscillation of a body suspended by two parallel springs. Now fourth one is motion of mass suspended by spring connected in series। यहाँ पर दो स्प्रिंग्स है उनको सीरीज में कनेक्ट किया गया है। इस स्प्रिंग, इन दोनों स्प्रिंग के एक सिरे को किसी रिजिड सपोर्ट से अटैच किया गया है और इसका जो दूसरा एंड है उस पर m मास को सस्पेंड किया गया है। इस केस में जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो सेम होगा, बट इस मास के कारण इसमें जो एक्सटेंशन है वो अलग अलग होगा। यदि इन दोनों स्प्रिंग में एक्सटेंशन है उसको हम y1 और y2 मान लें रेस्पेक्टिवली, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा y इक्वल्स टू y1 प्लस
y2, और इनमें रिस्टोरिंग फोर्स होगा F इक्वल्स टू माइनस k1 y1 और F इक्वल्स टू माइनस k2y2। तो हम इसको इक्वेशन 2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। If the effective force constant of a spring connected in series is k, then F equals to minus ky, या y इक्वल्स टू माइनस एफ ऑन के। यहाँ पर y को हम इक्वेशन फर्स्ट में लिखेंगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा y इक्वल्स टू y1 प्लस y1, और y1 और y2 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमें इक्वेशन 4 मिलेगी, और इससे जो रिजल्टेंट फोर्स कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी k इक्वल्स टू k2 अपॉन k1 प्लस k2। और इससे हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। इक्वेशन 5 हमें मिल जाएगा k इक्वल्स टू 2 अंडर रूट m k1 प्लस k2 अपॉन k2। दिस इज द इक्वेशन 5 इज द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ ए सिस्टम विच have two spring in series। यदि यहाँ पर भी इस सिस्टम में दो से अधिक स्प्रिंग्स सीरीज में कनेक्टेड हो, मीन्स n स्प्रिंग्स कनेक्टेड हो जिनके फोर्स कांस्टेंट k1 k2 k3 k4 एंड सो ऑन n तक हो, तो उस केस में इफ़ेक्टिव फोर्स कांस्टेंट होगा वो इस फॉर्मूले से दिखा सकते हैं 1/k इक्वल्स टू 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3, दिस वन। लेकिन यदि ऐसा केस हो जिसमें ये सभी स्प्रिंग सेम मेटेरियल की बनी हो, सेम लेंथ हो और इनके सेम फोर्स कांस्टेंट हो, तो सभी जो फोर्स कांस्टेंट है वो सेम हो जाएंगे k1 k2 k3, और इनको हम k डे से रिप्रेजेंट करें तो फाइनली वी गेट इक्वेशन दिस वन, एंड फाइनली वी गेट इक्वेशन 6 k डे इक्वल्स टू nk। इक्वेशन 6 ये बताता है कि किसी स्प्रिंग के एक पीस का जो फोर्स कांस्टेंट है वो उस एंटायर स्प्रिंग के फोर्स कांस्टेंट का n टाइम होता है। अब यदि किसी स्प्रिंग को कोई स्प्रिंग है उसकी लेंथ l है, उसको n इक्वल पीसेस में डिवाइड किया जाता है, तो एक पीस की लेंथ है उसको हम इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी l डैश इक्वल्स टू l अपॉन n। उस स्प्रिंग की टोटल लेंथ में कितने पीस की उसका डिवाइड करेंगे तो एक पीस की लेंथ हमारे पास आ जाएगी। इसको हम प्रीवियस इक्वेशन में रखेंगे इक्वेशन 6 में, तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी, और इसको सोल्व करने पर ये इक्वेशन मिलेगी k इक्वल्स टू 1/l। दिस इक्वेशन टेल्स अस दैट द फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ स्प्रिंग, यानी जिस स्प्रिंग की लेंथ अधिक होगी उसका फोर्स कांस्टेंट कम होगा, और जिसकी लेंथ कम होगी उसका फोर्स कांस्टेंट अधिक होगा। थैंक यू।